नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद रियाद अहमद और आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने ख़बरों का आगाज़, चाहे वो ब्रेकिंग न्यूज़ हो, ख़ास ख़बरें हों या फिर खबर ख्याल हो, तमाम प्रोग्राम का आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक से करते हैं ताकि अवाम के लिए रहनुमाई का बायस बन सके। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूँ कि रोज़नामा सियासत भी हर रोज़ अपने सफ़े आखिर पर एक हदीस मुबारक शाये करता है ताकि अवाम की रहनुमाई हो सके। तो बहरहाल आज की जो हदीस मुबारक है वो मौला अली की शान में है और आपको बता दूँ कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर खुम के दिन फरमाया, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला हैं। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक ख़बरों का सवाल है, आपको ये बताना ज़रूरी है कि इस वक्त तमाम ख़बरों पर सारे हिंदुस्तान में एक ख़बर छाई हुई है और वो है झिंगुरों से मुतालिक, यानी कॉकरोचेस से मुतालिक। आप अच्छी तरह जानते हैं कि कॉकरोच या झिंगुर से किस तरह लोग डरते हैं, ख़ासतौर पर ख़वातीन में बहुत ज़्यादा डर पाया जाता है। यहाँ तक कि अगर रेस्टोरेंट वाले या होटल वाले आपसी दुश्मनी निकालना चाहते हैं तो फिर झिंगर को इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह अगर आप देखेंगे कि अब ख़ास तौर पर नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को या बीजेपी हुकूमत को या आरएसएस को डराना है या उनमें हैबत तारी करना है, तो समझिए कि जो काकरोच होता है वो उस अहम ज़रिया बन गया है। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि कॉकरोच जनता पार्टी आज ये एक दिलचस्प मौजू बना हुआ है और जैसा कि मैंने आपको कहा है कि सिर्फ कॉकरोच के अतराफ़ ख़बरें फैली हुई हैं। यानी आज अगर मीडिया में किसी के चर्चे हैं तो वो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के नहीं, या वज़ीर दाखिला अमित शाह के नहीं, या आरएसएस सरबराह मोहन भागवत के नहीं हैं और ना किसी फिल्म स्टार के, बल्कि एक झिंगर ने। ऐसा लगता है कि जो बदखुमाश अनासिर है, ख़ास तौर पर जो पॉलिटिशियंस है, बदउनवान पॉलिटिशियन की बात कर रहा हूँ, दियानतदार नहीं, जो करप्टेड पॉलिटिशियंस है, जो कम्युनल पॉलिटिशियन है, जो हिंदुस्तान को तबाह व बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, उन पर हैबत तारी कर दी है। तो अब किस पर हैबत तारी कर दी है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। और वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि हिंदुस्तान का हाल ये हो गया है कि अगर कोई मुस्लिम ज़ईफ़ शख्स वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को गुंडा कहता है या फिर योगी आदित्यनाथ को गुंडा कहता है तो उत्तर प्रदेश पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करके उसको बहुत यानी ख़तरनाक सबक सिखाती है। वो चलने फिरने के काबिल नहीं होता, हाथ जोड़ता है, कान पकड़ता है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि अगर आपको गुंडा कह दें तो इस कदर आप नाराज़ हो रहे हैं। अगर बड़े आदमी हैं, बुज़ुर्ग हैं, अगर कोई बच्चों को गुंडा कहता है तो क्या वो बुरी बात है? बुरी बात नहीं होती। नसीहत के लिए भी कह सकता है, तंबीह करने के लिए भी कह सकता है, अपनी रविश बदलने के लिए भी कह सकता है। तो बहरहाल आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में एक वाक़या पेश आया जहाँ पर एक ज़ईफ़ मुस्लिम शख्स ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को गुंडा कहा और फिर आप देखेंगे योगी को गुंडा कहा। अरे मेरे भाई, आपके बीजेपी में ऐसे ख़तरनाक लोग हैं, वो मज़हब के नाम पर आप देखें समाज यानी आपने देखा कि किस तरह पार्लियामेंट में मज़हब के नाम लेकर गालियां दी थी। क्या उसको गिरफ्तार किया गया? क्या उसको जेल के हवाले किया गया? क्या उसको पुलिस ने यानी कान पकड़ने पर मजबूर किया? हरगिज़ नहीं किया। और आप पार्लियामेंट में वो एक अक़लियत को गाली देता है, अक़लियतों के मज़हब को गाली देता है और उनको कटवा कहकर कहता है। तो कटवा और बटवा में क्या फ़र्क है हम समझ आ सकते हैं उसे, लेकिन हम गैर पार्लिमानी ज़बान का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। और दूसरी अहम बात है, कटवा में जो फ़ायदे हैं बटवा में वो फ़ायदे नहीं है, ये सोच लेना चाहिए। तो बहरहाल नाज़रीन जिसने भी, जैसे कि बीजेपी का रुकन पार्लियामेंट था, उसके बाद उसका सियासी कैरियर ही तबाह हो गया है। और जिस तरह उसने गंदी ज़बान इस्तेमाल की थी, गलीज़ अल्फाज इस्तेमाल किए थे पार्लियामेंट में, और स्पीकर ने कहा कि भाई आइंदा ऐसा नहीं कहना। कितनी शर्म की बात है। वो एक अक्सरियत यानी एक मज़हब के नाम को लेकर गाली दे रहा था और स्पीकर का काम बनता था कि स्पीकर फौरी उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई करते और उसे वार्निंग देते। लेकिन हमारे स्पीकर ने कहा नहीं, आप ऐसा नहीं करना चाहिए आइंदा। अगर यकीन मानिए कि अगर वो आम जिंदगी में होता और हमारे सामने इस तरह की बात करता तो हम उसे लात मार के इस अंदाज में सबक सिखाते कि वो दोबारा या कटवा कहने का काबिल नहीं होता या बटवा खाने के काबिल नहीं होता। तो बहरहाल नाज़रीन, ये कटवा, ये बटवा, ये अजीब गरीब जो बातें करते हैं ना, उनको मैं समझता हूँ कि लात मार कर जेल की सलाखों के पीछे ढकेल देना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क के गद्दार होते हैं। मुल्क में लोगों को मजहबी बुनियाद पर ये लोग तकसीम करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं
اور آپ کو بتا دوں کہ یہ لوگ مندر مسجد کرتے ہیں اور ان کے پاس کوئی ترقیاتی ایجنڈا نہیں ہے. ان کے پاس اگر کہا جاتا ہے کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے تو مودی حکومت کیا کر رہی ہے تو یہ جواب نہیں دے سکتے. ان کے پاس اگر یہ کہا جائے کہ آج ہندوستان میں بے روزگاری اپنے نقطے عروج پر پہنچ گئی ہے تو یہ جواب نہیں دے سکتے, نہ ان کے پاس کوئی جواب ہے. اس کے ساتھ ہی اگر ان سے یہ کہا جائے کہ ہندوستان میں عورت محفوظ نہیں ہے, 3 سال کی بچی بھی محفوظ نہیں ہے مندر کے باہر سونے والی اپنے گداگر ماں باپ کے ساتھ, تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. یعنی ان کے پاس نہ ترقی کا کوئی ایجنڈا ہوتا ہے, نہ ان کے پاس ہندوستان کو عالمی سطح پر اس کی شبیہ بہتر بنانے کا ایجنڈا ہوتا ہے. بس مندر مسجد کرتے ہیں, ہندوستان اور پاکستان کرتے ہیں, پھر ہندو مسلم کرتے ہیں, تو یہ چیزیں جو ہے یہ تباہی کی طرف لے جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیش کے غدار ہیں اور ان دیش کے غداروں کو گولی مارو ڈیش کو نعرہ ان کے خلاف استعمال ہونا چاہیے. تو بہرحال ناظرین آپ کو بتاتے ہیں کہ جنگروں نے عام یعنی لوگوں کی نمائندگی کرنی شروع کر دی ہے, اور آپ کو بتا دوں کہ اس قدر مودی حکومت ہیبت میں مبتلا ہو گئی ہے کہ آپ اندازہ کیجئے کہ فوری طور پر جنگر کے جو پارٹی ہے یعنی بے روزگار نوجوانوں کی, تعلیم یافتہ نوجوانوں کی, یا زنجی کی جو پارٹی بنائی گئی ہے یعنی کاکروچ جنتا پارٹی, اس کو احتجاج کی فوری طور پر جنتر منتر پر احتجاج کی اجازت دے دی گئی اور پولیس نے یہ اجازت دی. تو دیکھیے ڈر خوف کتنا سچائی سے ہوتا ہے, حق سے ہوتا ہے, اور برائی کے خلاف لڑنے والوں سے کس قدر خوف ہوتا ہے. تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ ابھیشیک جو دیپ کے ہیں وہ ابھیجیت دیپ کے, وہ آپ کو بتا دوں کہ امریکہ سے ہندوستان آئے, دہلی ایئرپورٹ پر ان کا شاندار خیر مقدم کیا گیا. پولیس نے فوری کاکروچ جنتا پارٹی کو احتجاج کی اجازت دے دی دھرمیندر پردھان کے خلاف, مودی حکومت کے خلاف. اور جس طرح تعلیمی شعبے میں یا ایجوکیشن کا جو سسٹم ہے اس میں بے قاعدگیاں ہو رہی ہیں, اس کے خلاف احتجاج کی اجازت دی گئی. اور آپ کو یہ بتا دوں کہ کاکروچ جنتا پارٹی نے دھمکی دی اور انتباہ دیا حکومت کو کہ آج 5 بجے تک یعنی دھرمیندر پردھان کا استعفیٰ آ جانا چاہیے. لیکن آپ کو بتا دوں کہ دھرمیندر پردھان نے استعفیٰ نہیں دیا. تو اب کاکروچ جنتا پارٹی نے حکومت کو 1 ہفتے کا الٹیمیٹم دیا ہے. اگر 1 ہفتے تک دھرمیندر پردھان کا استعفیٰ نہیں آئے گا تو پھر دہلی میں اگلے ہفتے یعنی آنے والے ہفتے کو زبردست احتجاج کیا جائے گا. لیکن ایک بات ضرور ہے, پہلی مرتبہ حکومت نے, پولیس نے جس انداز میں کام کیا, پولیس کو اندازہ ہو گیا تھا, حکومت کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر انہیں اجازت نہیں دی جاتی تو پھر ایک بڑا ہنگامہ کھڑا ہو سکتا ہے, مودی حکومت بدنام ہو سکتی ہے. تو آپ نے پہلی مرتبہ تو اجازت دی ہے, لیکن اگلے ہفتے احتجاج جنتر منتر پر احتجاج کی اجازت دیے جانے کا کوئی گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا کہ اجازت ملے گی یا اجازت نہیں ملے گی. تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ بہت اچھی بات کہ کی ہے دیپ کے نے جو یعنی کاکروچ جنتا پارٹی کے بانی ہے اور مہاراشٹر کے رہنے والے ہیں, امریکہ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور آپ کو بتا دوں کہ ہمارے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یعنی جسٹس سوریہ کانت نے جس انداز میں بے روزگار نوجوانوں کا مذاق اڑایا اور ان کو جنگر کہا, ان کو کاکروچ کہا, اس کے بعد دیپ کے نے ایک زبردست جواب دیا, منہ توڑ جواب دیا, ایسا منہ توڑ جواب کہ سارے ہندوستان نے اس جواب کی تکلیف کو محسوس کیا. تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ ملک کے نوجوانوں سے انہوں نے سوال کیا کہ آج جو یہ لوگ کر رہے ہیں یعنی لوگوں کو مندر مسجد اور ہندو مسلم کے کرتے ہوئے لوگوں کو متاثر کر رہے ہیں. دیپ کے نے کہا کہ پچھلے 10-12 برسوں سے ان لوگوں نے ہم نوجوانوں کو ہندو مسلم سیاست کے جال میں پھنسائے رکھا, اور دی کوئنٹ نے یہ بات بتائی ہے. ویسے بھی ابھیشیک دیپ کے نے ملک کے نوجوانوں سے سوال کیا کہ اس سے کس کو فائدہ ہوا ہے, اس سے کس کو فائدہ ہوا آپ اچھی طرح جانتے ہیں, آپ کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور میں پھر اگر آپ چاہتے ہیں تو بول بھی دیتا ہوں, اور راہل گاندھی کی زبان میں بات کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے مودی حکومت, بی جے پی حکومت, RSS اور بی جے پی کی لیڈران ذمہ دار ہے. یعنی آپ دیکھیں گے کہ ہندوتوا کے نام پر, سناتن کے نام پر جس طرح کی طوفان بدتمیزی کی جا رہی ہے, کہ جس طرح ہندوستان کو تباہ و
बर्बाद किया जा रहा है। हिंदुस्तान की तारीख में इस तरह की मिसाल नहीं मिलेगी। तो बहरहाल इंडियन एक्सप्रेस में भी इस ताल्लुक से एक रिपोर्ट छाई हुई है जिसमें यह कहा गया है कि अभिषेक दीपके ने धमकी दी है, इंतबा दिया कि अगर आज शाम 5 बजे तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते तो मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। तो बहरहाल आपको बता दूं कि आज 5 बजे एहतजाज तो ख़त्म हो गया है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया है और हो सकता है कि ये नौजवानों का जो एहतजाज है सारे मुल्क में फैल जाएगा। और वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि अभिषेक दीपके ने वाज़ेह तौर पर मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि आप हमें आप हमारे पोस्ट डिलीट कर सकते हो और हमारा जो अकाउंट्स है वो बंद कर सकते हो, लेकिन इस स्पेस से हमारा नाम हज़फ नहीं कर सकते, हमारा नाम डिलीट नहीं कर सकते, उसने एक बात कहा है। और वैसे भी नाज़रीन बता दूं कि 1 माह से मुल्क के नौजवान धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन अभिषेक दीपके के मुताबिक ये लोग इस कदर बेशरम है कि कार्रवाई करने की बजाय दूसरी तबाहियों पर खुसूसी तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अभिषेक ने जिस अंदाज में कहा है कि मोदी हुकूमत असल मसाइल से तवज्जो हटा रही है, हिंदू मुस्लिम कर रही है, हिंदू मुस्लिम की सियासत में नौजवानों को फंसाए हुए या उसकी जाल में फंसाए हुए रखा है। तो आपको बता दूं कि इससे फ़ायदा किसका हुआ है? मोदी हुकूमत का फ़ायदा हुआ है। नौजवानों का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, नौजवानों के माँ बाप का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, नौजवानों के भाई बहनों का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, रिश्तेदारों का फ़ायदा नहीं हुआ, उनके गाँव उनके देहातों का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। ये मोदी का फ़ायदा हुआ है, बीजेपी का फ़ायदा हुआ है, RSS का फ़ायदा हुआ है। ये इख्तिदार के मज़े लूट रहे हैं, जबकि इन्हें अवाम की तरीक़े से कोई लेना देना नहीं है, हिंदुत्व से इनका कोई लेना देना नहीं है, सनातन धर्म के मानने वालों से इनका कोई लेना देना नहीं है। और गाय जिसके बारे में ये कहते हैं बड़े फ़ख्र के ये माता है, जबकि आपको बता दूं कि खुद सावरकर ने कहा कि गाय एक जानवर है, किसी की माता नहीं हो सकती। तो अब क्या ये सावरकर को भी क्या गांधी जी के लाइन में लाकर ठहरा करेंगे? आपको अंदाज़ा कीजिए कि हिंदुस्तान का जो पहला दहशतगर्द था नाथूराम गोडसे, जिसके बारे में कहा गया है कि सावरकर की वजह से ही उसने गांधी जी का कत्ल किया था, लेकिन सावरकर को के खिलाफ सबूत ऐसे मिटा दिए गए कि उसे बरी कर दिया गया। तो बहरहाल क्लीन चिट अदालतों ने दी है, लेकिन सावरकर जब भी नाथूराम गोडसे का नाम आएगा तो सावरकर का नाम जरूर आएगा। तो बहरहाल सावरकर कहता है कि गाय एक मुकद्दस जानवर है लेकिन माँ नहीं है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि ये माता माता कहकर गायों को शर्मिंदा कर रहे हैं। और अहम बात है, अगर ये माता कहते हैं तो मेरा ये कहना है, ये सवाल है योगी आदित्यनाथ, आप देखेंगे कि किस तरह गाय के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहा है बेचारा, और कह रहा है कि मौलाना अरशद बंदी ने कहा है कि गाय को एक कौमी जानवर करार दिया जाए। तो योगी आदित्यनाथ कहता है कि हम जानवर नहीं करार देते गाय को, बल्कि ये हमारी माता है। ठीक है भाई, अगर आपकी ये माता है तो ये बताइए कि आज हिंदुस्तान के बाज़ारों में और बाज़ारों के साथ साथ मंडियों में आपको देखेंगे कि इन गायों की क्या हालत होती है, आवारा गायों की। क्या माता भी आवारा कर दी गई है? तो इसके लिए क्या योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार नहीं है? क्या औलाद ऐसी होती है कि अपने माँ को दर दर फिरने पर मजबूर कर दे, कचरा चुनने पर मजबूर कर दे, कचरा खाने पर मजबूर कर दे, प्लास्टिक खाने पर मजबूर कर दे? ये औलाद का काम होता है? मैं समझता हूं कि ये नाफरमान औलाद है और इस नाफरमान औलाद को सख्त तरीन सजा दी जानी चाहिए, जो अपनी माता की हिफाजत नहीं करती और माता का सिर्फ दूध यानी पर भरोसा करती है। जबकि माता आप देखेंगे सड़कों के नीचे, सड़कों में बसों के नीचे आ रही है माता, सड़कों आप देखेंगे कि बाजारों में कोड़ा करकट यानी कोड़े दानों में दिखाई दे रही है। तो ये माँ की हिफाजत करने वाला बेटा ऐसा होता है? हरगिज़ नहीं होता। ये ढकोसला है, ये गायों को माँ कहकर ये अपना सियासी उल्लू सीधा कर रहे हैं। अगर इनमें हिम्मत है तो फिर जो आपको बता दूं कि $4 बिलियन का बीफ यानी गाय का गोश्त एक्सपोर्ट किया जा रहा है मोदी हुकूमत की जानिब से, तो क्यों नहीं रोकते? ये क्या इनमें दम है? अगर इनमें दम है, इनमें हिम्मत है, इनमें जुर्रत है, तो फिर ये रोक कर बताए। और दूसरी अहम बात नाज़रीन आपको बता दूं कि जहां तक बीफ एक्सपोर्टर्स का सवाल है, हिंदुस्तान के 7 बड़े बीफ एक्सपोर्टर्स का अगर आप जायजा लेंगे तो उसमें कोई मुसलमान नजर नहीं आएगा। तो ये दोगलापन जो इनका है, ये सिर्फ एक तरफ गाय को माता कहते हैं और उसी माता का गोश्त आप देखेंगे इसके मुस्लिम मुल्कों में फरोख्त करते हैं, वियतनाम में फरोख्त करते हैं, फिलिपाइन में फरोख्त करते हैं, अमेरिका में फरोख्त करते हैं। ये कसाई बने हुए हैं और ये कसाई तो बेचारा छोटी दुकान रखता है, लेकिन हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी हो या योगी हो, आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा गाय का गोश्त जो एक्सपोर्ट किया जाता है वो उत्तर प्रदेश से किया जाता है। तो योगी के बारे में आप कह सकते हैं कि क्या योगी कसाई का किरदार अदा कर रहे हैं कि वहां सबसे ज्यादा गोश्त वहां गाय का काटा जा रहा है और बैरूनी मुल्क एक्सपोर्ट किया जा रहा है?
रहा है, तो इसके लिए योगी गुनाहगार नहीं है, मोदी गुनाहगार नहीं है, अमित शाह गुनाहगार नहीं है, आरएसएस गुनाहगार नहीं है। अगर इनमें दम है और यह हकीकत में गाय को अपनी मां कहते हैं तो फिर बीफ एक्सपोर्ट रोक देना चाहिए, रुका कर बताना चाहिए। बड़ी बड़ी बातें विश्व हिंदू परिषद करती है, बड़ी बड़ी बातें फला फला हिंदू तंजीमें करती हैं। अरे इनमें अखलाक की जरूरत नहीं है, इनमें दम नहीं है, इनमें हिम्मत नहीं है कि मोदी हुकूमत को रोक सके, योगी हुकूमत को रोक सके। अगर है तो फिर रोको ना, रोकते नहीं क्यों? ये एक अहम सवाल है। सिर्फ ढकोसला करने से ये मेरी माता है, ये मेरी माता है। अरे मेरे भाई, ये अगर तेरी माता है तो माता को बचा। 4 अरब डॉलर का गोश्त माता का जा रहा है बैरूनी ममालिक, तो इसको क्यों नहीं रोकते? ये रोक कर बताना चाहिए। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि देखिए, अगर तुम मां से मोहब्बत करते हो तो ये दावे मत करो, जुमलाबाजी मत करो। वैसे भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को आदत है जुमलाबाजी की। 2014 के इंतखाबी मुहिम चल रही थी, सारा हिंदुस्तान गवाह है। उन्होंने कहा था कि हम बैरूनी ममालिक से ब्लैक मनी लाएंगे, सियाह धन लाएंगे और हर हिंदुस्तानी के बैंक अकाउंट में 14 यानी 15-15 लाख रुपए जमा होंगे। क्या किसी के बैंक अकाउंट में 15-15 लाख रुपए जमा हुए हैं? जाकर देख लीजिए, नहीं जमा हुए। जबकि बीजेपी कायदीन, चाहे वो एमएलए हो, काउंसलर हो या एमपी हो या वजीर हो, आप देखेंगे कि तमाम के बैंक अकाउंट में या उनके जो पैसा है उसमें किस कदर इजाफा हुआ है, उनकी आमदनी में, उनके कारोबार में किस कदर इजाफा हुआ है, वो उसकी तहकीकात करवा लें तो पता चल जाएगा कि ये किस तरह मुल्क को लूट रहे हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहां तक कांग्रेस जनता पार्टी का सवाल है, कांग्रेस जनता पार्टी का जो जंतर मंतर पर एहतजाज था वो अख्तिताम को पहुंचा है। लेकिन ये इंतबा दिया गया है कि अगले हफ्ते तक अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं दिया जाता है तो फिर दोबारा सारे मुल्क में एहतजाज शुरू किया जाएगा। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब चलते हैं। ये खबर पर आएंगे, लेकिन एक और खबर की जानिब चलते हैं जो आपको ये बताएंगे कि हमारे मरकजी वजारत खारजा के जो तर्जुमान हैं रणधीर जायसवाल, उनका कहना है कि साल 2026 में अब तक, यानी आप देखेंगे आज तारीख है 6 जून तक 1174 हिंदुस्तानियों को मुख्तलिफ इल्ज़ामात आयद करते हुए अमेरिका से डिपोर्ट किया गया है। जबकि 2025 में आपको बता दूं कि 3576 हिंदुस्तानियों को जो अमेरिका में मुकीम थे उन्हें डिपोर्ट किया गया और इंतहाई बेइज्जती के साथ किया गया। और हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आंख मूछ कर, मुंह मूछ कर, यानी मुंह बंद करके ऐसे खामोश रहे जैसे उन्हें पता ही नहीं हुआ। अब आप अंदाजा कीजिए कि वज़ीर आज़म ने अमेरिका का दौरा किया और मोदी जी और ट्रंप दोनों 1-2 फीट के फासले पर थे और मोदी के खिलाफ, ट्रंप या मोदी के खिलाफ बोलता तो अच्छा ही था, लेकिन ट्रंप ने इंडिया के खिलाफ कहा कि हिंदुस्तान जो है वो टैरिफ का सबसे बड़ा वायलेटर है। तो हमारे मोदी जी को शायद कम्युनिकेशन गैप था, अंग्रेजी समझ में नहीं आई, वो खामोश बैठे रहे, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी जैसे कोई लतीफ़ा सुना रहे हों ट्रंप। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि हमारे जो हिंदुस्तानी थे, चाहे याद रखिए हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, अगर हिंदू है, हिंदुस्तानी है तो वो हमारा भाई है। कि हिंदुस्तानी भाई की हैसियत से हम ये कह सकते हैं कि हर हिंदुस्तानी अपना भाई है। तो उस भाई को, उन भाइयों को किस तरह बेइज्जती करके निकाला गया अमेरिका से। आपको बता दूं कि इनके हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां थी और फौजी हेलीकॉप्टर में उन्हें हिंदुस्तान पहुंचाया गया। जबकि कोलंबिया, हिंदुस्तान के सामने कोलंबिया की कोई हैसियत नहीं है। कोलंबिया के सामने हिंदुस्तान ये हाल है कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है और हिंदुस्तान पेट्रोल और डीजल खर्च करने वाला दुनिया का 3रा बड़ा मुल्क है। और हाल ये है कि हर कोई हिंदुस्तान में सरमाया कारी करना चाहता है, लेकिन ये फिरका परस्त दरिंदों ने, यानी कम्युनल डॉग्स ने हिंदुस्तान की जो हालत कर रखी है उसकी वजह से लोग अपना सरमाया अब बाहर निकाल रहे हैं। और इसकी अहम बात यह है कि हिंदुस्तान को खवातीन के लिए भी गैर महफूज और ख़तरनाक मुल्क करार दिया गया है। क्योंकि आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी हुकूमत में अगर आप जाएंगे बैरूनी सयाह, कहीं सयाहती मुकाम पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि उनकी इज्जतें खतरे में पड़ रही हैं, उनकी इस्मतें खतरे में पड़ गई हैं और कई मरतबा तो उनकी इस्मतें लूटी भी गई हैं। इसके बाद बैरूनी सयाह जो खवातीन हैं वो हिंदुस्तान आने से यानी कितरा रही हैं, डर रही हैं, घबरा रही हैं। तो इसका क्रेडिट किसको जाएगा? हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को जाएगा या डबल इंजन की हुकूमत को जाएगा? क्योंकि अगर आप लॉ एंड ऑर्डर पर कंट्रोल करते हैं और मजहब की बजाय तरक्की को पर तवज्जो देते, और पाकिस्तान में जिस तरह मजहबी मुनाफरत फैली है और मजहबी बुनियाद परस्ती फैली है उसकी तरह के यहाँ नकल की जा रही है, तो फिर कैसे आएगी बैरूनी सयाह यहाँ पर? ये सोचने वाली बात है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि कोलंबिया
हिंदुस्तान के सामने कोई हैसियत नहीं रखता, उसका जो सदर है वो अमेरिका को चैलेंज करता है, ललकारता है और कहता है कि खबरदार, हमारे शहरियों की तौहीन तुम नहीं करेंगे, हम अपने तैयारे से अपने शहरियों को लाएंगे, तुम्हें लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी माय फ्रेंड कहते हुए, और अब की बार ट्रंप सरकार जैसे कि ये रिपब्लिकन पार्टी के पैदाइशी कारकुन है, ये इस तरह ऐसा नारा लगा रहा है कि मुल्क का वज़ीर आज़म दूसरे मुल्क का वज़ीर आज़म। अरे मेरे भाई, आप हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म हैं, हिंदुस्तान कोई मामूली मुल्क नहीं है। हिंदुस्तान ने दुनिया को तालीम का दर्ज दिया है, टेक्नोलॉजी का दर्ज दिया है, और रियाजी में आप देखेंगे कि आज जो जीरो नजर आता है वो हिंदुस्तानियों और अरबों की मुश्तरका काविश है। और तुम्हें हिंदुस्तान की तारीख मालूम है ना, हिंदुस्तान की यानी जोग्राफिया मालूम है, बस तुम्हें तो हिंदू मुस्लिम मालूम है। कपड़ा देखकर पहचानने की तुम बात करते हो, शमशान कब्रिस्तान की बात करते हो, और दरअंदाजी की बात करते हो, ज्यादा बच्चे पैदा करने की बात करते हो। खुद तो नहीं करते, अगर जो दूसरे करते हैं तो उसको नजर लगाते हो। ये अच्छा नहीं, बुरी बात होती है, नजर लग जाती है। ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, अरे भाई नो ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। अरे मेरे भाई, उसके पास दम है, और वो दम में, उसकी कमर में इतना दम है कि उन्हें बासानी कई बच्चे पैदा कर रहा। ना तुम्हारे कमर में दम है ना कहीं और दम है, तुम बच्चे पैदा नहीं कर सक रहे। तो आप इसमें इसका क्या कसूर है? पहले तो आप अंदाजा कीजिए कि जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं आरएसएस सरबराह मोहन भागवत हिंदुओं से कह रहे हैं कि ज्यादा बच्चे पैदा करो। अरे मेरे भाई, जब तुम्हारे बच्चे पैदा करने का वक्त था तो तुमने मुंह क्यों मोड़ा? ये सवाल का जवाब दीजिए। दूसरों को फैक्ट्री बनाने की बात करते हैं बच्चों की, और अपन खामोश रहते हैं, कुछ कर नहीं कर सकते। पहले प्रैक्टिकल करके बताना चाहिए, और आप देखेंगे कि तब कहीं जाके लोगों पर असर होता है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन याद रखिए एक जिंगर ने इन्हें परेशान कर दिया है। और हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं सूर्यकांत, अब उनका हाल ये हो गया है कि वहां पर उसी तरह उनके मुंह पर ताला पड़ गया था जिस तरह हमारे वज़ीर आज़म मोदी के बारे में कहा जाता है कि ये मुंह खोलते नहीं, कुछ बोलते नहीं, क्योंकि इनके मुंह पर ताला पड़ा होता है। और हद तो ये है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब नहीं करते। किरण थापर ने इन्हें पानी पहले पिला दिया था, उसके बाद तो ये बोलने से डरते हैं। हाँ, अवामी जलसों में कहते हैं भाइयों बहनों, इस तरह की आवाजें निकालते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, गोबर गैस की बात करते हैं, अजीब गरीब बात करते हैं, और ये कहते हैं सनातन धर्म के बारे में कहते हैं कि हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया, साइंस और टेक्नोलॉजी हमारी देन है। लेकिन इन्हें हिंदुस्तान के कई ऐसे मुकामात है जिसके बारे में मालूम ही नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे वज़ीर आज़म की तरह खामोशी इख्तियार करनी पड़ी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत को। और आपको ये बता दूं कि ये खामोशी उन्होंने, बता दूं कि बर्बैक यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में एक लेक्चर से खिताब कर रहे थे, और लेक्चर उसका उन्वान था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंटरनेशनल लॉ। लेकिन आपको बता दूं कि वहां पर लोगों ने सवाल कर दिया कि भाई वहां पर कॉकरोच का मसला आपने जो छेड़ा है, बेरोजगार नौजवानों को आपने कॉकरोच क्यों कहा? तो खामोश रहे। और फिर आपको बता दूं कि एक ने और कहा कि भाई वहां पर नाराज जो अराकीन होते हैं, नाराज जो अनासिर हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों की जा रही है? क्या हिंदुस्तान में अब जमहूरियत बाकी नहीं रही? तब भी वो खामोश रहे, एक आवाज नहीं निकाली। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप में सच्चाई होती तो फौरी बबांगे दहल जवाब देते कि हमारा मुल्क अजीम है, हमारे पास ऐसे बदकिस्मती हो ये है कि बदकिस्मती से इख्तिदार ऐसे लोगों के हाथ में चला गया जिनके आबा व अजदाद ने अंग्रेजों के तलवे चाटे थे। ये कह सकते थे, और ये कह सकते थे कि 52 वर्षों तक, आज़ादी के 52 वर्षों तक उनके आबा व अजदाद ने जो तंजीम कायम की थी उस पर हिंदुस्तान का कौमी परचम नहीं लहराया और दस्तूर को मान्यता तस्लीम कर लिया था। तो क्या ये कौम परस्त हो सकते हैं? ये कौम परस्त नहीं है, ये सो काल कौम परस्त है, खुद साख्ता नाम नेहात कौम परस्त है, ये कह सकते थे, लेकिन वो खामोश रहे। तो बहरहाल बहैसियत एक दयानतदार सहाफ़ी हमारा फर्ज बनता है, हिंदुस्तान के एक शहरी के हैसियत से हमारा फर्ज बनता है कि इस तरह के अनासिर को बेनकाब करें, नंगा करके लोगों के सामने पेश करें, और ताकि लोग इनकी हालत देखकर यानी इबरत हासिल कर सकें। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि ये इन बेचारों को बहुत ज़्यादा वहाँ पर सवालात का सामना करना पड़ा, लेकिन एक सवाल का भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। और इंडियन हाई कमीशन ने इस तरह के सवालात पूछने पर लोगों को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि ये अच्छी बात नहीं है, एक मेहमान है। अरे मेरे भाई, अगर हम जाते लंदन तो यकीन मानिए अगर कोई हमसे सवाल करता तो हम उसका ज़रूर जवाब देते कि हम एक अजीम मुल्क की नुमाइंदगी करने वाले हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आप
आपको ये बता दूं कि हम एक अजीम मुल्क की रहनुमाई यानी नुमाइंदगी करने वाले हैं, हम उस मुल्क के बाशिंदे हैं जिस देश में गंगा बहती है, हम वो जवाब देते। जिस देश में राम रहीम मिलकर रहा करते हैं और हम ये जवाब देते कि यहाँ पर ताजमहल है, यहाँ पर आप देखेंगे गंगा है, यहाँ पर जमुना है, हम ये मिसालें देते और ये कहते कि कुंभ मेले में जो शाही स्नान का तस्वुर है वो अकबर ने दिया, ये कहते। और ये हिंदुस्तान के दुश्मनों और गद्दारों से मैं कहता हूं कि इन्होंने कुंभ मेले में शाही स्नान खत्म करवा दिया, क्योंकि अकबर ने शाही स्नान किया था। शाही स्नान मीन्स यानी शाही गुस्ल उसे कहा जाता है। आप अंदाजा कीजिए, अकबर ने कई एकड़ अराजी 12,000 एकड़ अराजी ज़मीन दी थी कुंभ मेले के इंतजामात के लिए, लेकिन इन बेवकूफ़ों को ये इस बात का अंदाज़ा नहीं है, ये एहसान फरामोश है और ये मुसलमानों के एहसान को नहीं मानते, जबकि गद्दारों के नक्श कदम पर चलते हैं, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को इख्तियार करते हैं। ये इनका मकरू चेहरा है, इनका बदनुमा चेहरा है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको हम लिए चलते हैं एक और ख़बर की जानिब, और वो खबर आपको बता दूं कि ये SIR से मुतालिक है। आप अंदाज़ा कीजिए कि TMC हो या फिर अपोजिशन कायदीन हो, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर यह इल्ज़ाम आयद करते हैं कि SIR को BJP हुकूमत ने हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। बिहार में SIR को हथियार बनाकर कामयाबी हासिल की गई है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से साज़बाज़ करते हुए कामयाबी की गई है, हेरा फेरी करते हुए कामयाबी हासिल की गई है। उसी तरह मगरबी बंगाल, जहां पर ममता बनर्जी का जादू चला करता था, तोती बोला करता था, वहां पर भी हेरा फेरी करते हुए खुद ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी ने 100 हलकों को लूटा है, यानी 100 हलकों में, असेंबली हलकों में वोट का सरखा किया है और इख्तिदार का सरखा किया है, हुकूमत का सरखा किया है। और फिर आपने देखा कि क्या हालात मगरबी बंगाल के हो गए। बीजेपी जी कामयाबी हासिल करती है और उसके बाद ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस में बगावत करा दी जाती है और 80 यानी MLAs में से 58 MLAs अपना एक अलग ग्रुप बनाते हैं, बगावत करते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि अब तो 20 यानी 29 अरकान पार्लियामेंट में से 20 अरकान पार्लियामेंट ने भी बगावत का ऐलान कर दिया है, और जिसमें यूसुफ पठान, आप अच्छी तरह जानते हैं कि इरफान पठान के जो भाई हैं, यूसुफ पठान पर एहसान करते हुए ममता बनर्जी ने उन्हें MP मुंतखब करवाया था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब यूसुफ पठान भी ममता बनर्जी से दूर हो रहे हैं। इस बात की इत्तलात आ रही हैं, लेकिन हमारी यूसुफ पठान से बात नहीं हुई है। अगर यूसुफ पठान से राब्ता पैदा हो जाता है तो हम आपको हकीकत से वाकिफ जरूर करवाएंगे। तो बहरहाल नाज़रीन, गद्दारों की कमी नहीं है हिंदुस्तान में। कांग्रेस में अगर आप देखेंगे तो गद्दार दिखाई देंगे, कई ऐसे गद्दार जिन्होंने कांग्रेस को कई मरतबा कांग्रेस से गद्दारी की है। और इसमें हिमंता बिस्वा शर्मा का नाम और शुभेंदु अधिकारी का नाम जो है वो सरे फहरिस्त है। और आपको ये बता दूं कि बाज़ाब्ता तौर पर नरेंद्र मोदी हुकूमत ने, आपको बताओ, अजीत पवार के बारे में कहा था 70,000 करोड़ के गबन में या तगल्लुब में या हेरा फेरी में ये मुलविस है, ये बहुत बड़ा करप्टेड है। लेकिन आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल ने असेंबली में वाज़े तौर पर कहा था कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कल तक जिस शख्स को तुम 70,000 करोड़ का गबन करने वाला, हेरा फेरी करने वाला कहते हो, उसे डिप्टी चीफ मिनिस्टर तुमने बनाया, ये तुम्हारी गंदी सियासत है। फिर उसने अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि उनकी रील बता रहा हूँ, रील में ये आ रहा है कि हिमंता बिस्वा शर्मा को तुमने इंतहाई करप्ट कहा था, लेकिन आज वो तुम्हारा चीफ मिनिस्टर है। तो ये तुम्हारी पॉलिसी है, ये तुम्हारी गंदी पॉलिटिक्स है, ये, और तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इस तरह की बात अरविंद केजरीवाल ने कही थी। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब हम आपको लिए चलते हैं और आपको बताते हैं कि SIR के मामले में आपको चौकस रहना चाहिए। वैसे भी जहाँ तक हैदराबाद का सवाल है तो हैदराबाद के बारे में ये इत्तलात आ रही है कि लाखों की तादाद में, यानी कम से कम 25% वोट जो है या वोटरों के नाम यहाँ हज़फ कर दिए जाएंगे। और क्यों कर दिए जाएंगे? ये आपकी गफलत की वजह से, आपके लीडरशिप की गफलत की वजह से ऐसा होने वाला है। इसलिए आप चौकस रहिए और अपने नाम फैमिली मैपिंग करवाइए। फिर उसके बाद आपको बता दूं कि जब यानी इन्यूमरेशन फॉर्म लेकर जब आप BLO आता है तो उससे भी मैपिंग यानी SIR करवा लीजिए। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि जहाँ तक हिंदुस्तान का सवाल है, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर आपने देखा कि जैसा कि अभिषेक दीपके ने कहा कि 10-12 साल से यहाँ हिंदू मुस्लिम सियासत में नौजवानों को फंसाया कर रखा गया है। तो आपको ये बताऊँगा कि
फैसल खान ने बिहार ही नहीं सारे हिंदुस्तान में जो तालीमी शोबा है वो एक इनकलाब बर्पा कर दिया था। और आपको बता दूं कि लाखों रुपए जो फीस ली जाती थी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात के लिए, फैसल ने सिर्फ चंद यानी 7,000 रुपये में तालीम देनी शुरू की थी। आप परेशान होंगे कि आखिर फैसल खान कौन है? फैसल खान है, ये है खान सर। खान सर जिसके बारे में आप जानते हैं, अक्सर लोग खान सर को हिंदू समझते थे, लेकिन हम आपको बताते हैं कि फैसल खान उनका नाम है। और वो यानी खान ग्लोबल स्टडीज़ कोचिंग इंस्टीट्यूट के सरबराह हैं, बानी हैं। और आपको बता दूं कि उनके 2 सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये भी इत्तलात आ रही है कि खान सर को भी कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। तो बहरहाल आप अगर हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलेंगे तो उसके ख़िलाफ़ वो आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी, और अगर आप इत्तेफाक से पैसे वाले होंगे और मशहूर व मारूफ होंगे तो आपको वो जलील करके रख देगी। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब चलते हुए हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल अख्ताम को पहुँचाते हैं। हैदराबाद में और मुख्तलिफ अतराफ अकनाम में राजा सिंह की गिरफ्तारी के लिए यानी मलऊन के गिरफ्तारी के लिए आवाम ख़ासतौर पर नौजवान कमिश्नर पुलिस मिस्टर सज्जनार से मुतालबा कर रहे हैं। अब देखना यह है कि मिस्टर सज्जनार क्या करते हैं। जिस तरह मलऊन ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो बहुत ही गंदे अल्फाज हैं, हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब आपका काम है कि आप पूरा अमन तौर पर कमीशन पुलिस को इस सिलसिले में तवज्जो दिलाएं। तो बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल अख्ताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।